अस्सलाम वालेकुम। हमसे है ज़माना का नेक्स्ट एपिसोड समरा बुखारी की तहरीर से। नवंबर का एहतिताम होने को है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। शाम के 4 बजते ही ठंडी हवाएं शाएं शाएं चलने लगती हैं और इधर मगरिब की अजान होती है, इधर कमरों में हीटर ऑन कर दिए जाते हैं। शुक्र है इस साल धुंध उतरना शुरू नहीं हुई, वरना तो दिन में भी झटपटे का समा होता और हर काम करना ही मुश्किल लगता। आजकल नरम गरम धूप निकली रहती थी। दादी जो जवादी के सहन में सवेरे से ही बर्जुमान होती और अहले खाना सारा दिन खुद भी धूप सेंकने का शुगर फरमाते। आज एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन। वालिद साहब, हेड मास्टर नज़र हुसैन साहब भी घर में रौनक फरमा है, इसलिए जवादी का चेहरा कुछ उतरा हुआ है। साहब की मौजूदगी में हमेशा से ही वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता। इस वक्त वालिद साहब का एक चहीता शागिर्द गाँव से वाबस्ता गाजरों, मूलियों और किनुओं की सौगात दे गया, जिससे लुत्फ उठाने को मास्टर साहब ने वालदा, मामू और भावच को भी मदऊ कर लिया। इस सारे हंगामे से बेखबर अब्बा के जूतों को देखते हुए सोच रहा है कि आजकल बाजार में चाइना की चप्पलें आई हुई हैं, किस कदर हल्की और खुशनुमा हैं। अगर एक अदर चाइना की चप्पलों का जोड़ा खरीद लिया जाए तो मज़ा आ जाए। ए जवादी, बताया नहीं तूने? क्या पूछ रहा है इब्राहिम? दादी ने टोहका दिया और जवाद की अम्मी ने मूलियाँ काटने के दौरान हैरत से इतनी देर से खामोश बैठे बेटे को देखा। जी वो नाना मामू, आपके सवाल में ही जवाब पोशीदा है। चूँकि सवाल सुना ही नहीं था, इसलिए इससे जवाब हो नहीं सकता। अच्छा, नाना मामू चूँकि और अपने सवाल पर के मुख्तलिफ हिस्सों पर गौर करने लगे। तभी अशबील प्याज, लहसुन, अदरक का शापर पकड़े बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। शॉपर लाकर ताईजान के करीब रखा और बोला, बड़ी महंगाई हो गई है, यकीन करे आधा घंटा बहस की है दुकानदार से, फिर भी इसने सिर्फ 1 रुपया ही कम किया है। शाबाश है बड़खुरदार, बहुत टाइम है ना आपके पास जो यूँ ज़ाया करते फिरते हो। मैं कहता हूँ दिन में तो चलो मामू जान के स्कूल चले जाते हो, कुछ देखभाल कर लेते हो, शाम को एक ट्यूशन सेंटर क्यों नहीं खोल लेते? जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस मोहल्ले में तो कोई माँ अपने सपूत को हमारी शागिर्दगी में देने में राज़ी ही नहीं होगी। आहो ठीक कहते हैं अशबील, बचपन से तो इन दोनों का नाम शैतान के चेले पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं पढ़वाएगा इनसे। दादी ने मुँह बनाया। बचपन में कौन शरारती नहीं होता? वो याद है ना हमारे खालाजाद भाई मरहूम जमाल हुसैन किस कदर शरारती वाक़या हुए थे। जब कमाली भाई की शादी ज़बरदस्ती अजरा परवीन से करवाई गई तो कमाल भाई ने कह दिया था, दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले बुजुर्ग अब ज़िंदगी का बाकी वक्त 8 आंसू बहाते गुजारेंगे। और जमाल हसन ने क्या किया बारात की वापसी पर? जब दूल्हा दुल्हन को इकट्ठे कार में बिठाया गया तो जमाली ने चुपके से गाड़ी में लाल बैग छोड़ दिया कि कमाली लाल बैग से बहुत डरते थे। बस जी, अब क्या था, कहाँ तो दुल्हन को हाथ न लगाने की कसम खाई थी और कहाँ इसके आंचल से लिपटे जाते थे। इधर बेचारी दुल्हन भी लाल बैग के रोब का शिकार थी। बस जी, दूल्हा दुल्हन शेरो शुक्र ही तो हो गए। नाना मामू ने वाकया सुनाया तो सब खूब ही हंसे। ये दोनों जमाल हसन मरहूम से बेहद मुतासिर हुए और दिल ही दिल में इन्हें पीर मोहतरम मान लिया। हाँ भाई, क्या भी बात थी जमाल भाई मरहूम की, रोते को हंसा दिया करते थे, मगर थे बड़े बदतमीज़ और बेशरम। मैंने तो कभी मुंह नहीं लगाया। हालांकि रिश्ते में मेरे भांजे लगते थे, लेकिन थे मेरे ही हम उम्र। हमेशा सर ढांप कर सलाम करने तक ही महदूद रही, कभी इनको बेतकल्लुफ़ होने का मौका नहीं दिया। दादी की बात उन्होंने बस यही तक सुनी थी, बदतमीज़ और बेशरम। लेकिन इस वक्त बेशर्मी के वाक़यात सुनने का मौका नहीं था, ना दस्तूर। दिल में ठान ली, जब दादो अकेली होंगी घेर घार करके ये सब सुनना ज़रूर है। ए लड़को, फारिग बैठे हो, मूलियाँ ही काट दो। दादी मैं तो उठने ही लगा हूँ, असल में एक दोस्त ने बुलाया है, कोई मसला है इनके यहाँ। अशबील ने अजर तराशा। मसला छोटा होगा जब ही बड़े मसले को बुलाया है, नाना मामू ने बड़ी संजीदगी से तंज फरमाया था। जवादी ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, नहीं वो दरअसल हमारे इस दोस्त की बहन की शादी है। आपको तो पता है आजकल शादियों का सीज़न है, कोई अच्छा मैरिज हॉल मजाल है कि टाइम दे दे। और इधर लड़के वाले हैं कि फरमाते हैं किसी कम दर्जे की जगह पर बुलवा कर हमारी नाक मत कटा देना। उफ तौबा, पता नहीं ये आजकल दुनिया किधर जा रही है। दादी सख्त अफसुर्दा हुई। अल्लाह करे इस बारात का दूल्हा मेरा शागिर्द हो, मैं तो दुल्हन के घर के सामने मुर्गा बनाकर 100 जूते लगाऊंगा। अब्बा मोहतरम को तो वैसे भी ज़रा सी बात पर जलाल में आ जाने का क्रेज़ था। ये मामला तो धी रानी का था। भला नाम क्या है इस नाहजार दूल्हे का? पता नहीं जी, हमारी दोस्ती तो दुल्हन के भाई के साथ है, दोनों ने झट से कहा। वो बेबसी से दांत पीस कर रह गए, फिर दांत के नीचे एक मूली रखी और गुस्सा इस पर उतारने लगे। देखते ही देखते एक फिर दूसरी मूली गायब हो गई। अच्छा जी, हम चलते हैं, दोनों ने मौका गनीमत जाना। आज स्कूल में छुट्टी और गली में किस कदर रौनक है, और रौनक जिंदगी की इलामत है। कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे क्रिकेट खेलते और एक दूसरे से झगड़ते बाहर निकलते ही।
मुझे तो बकवास ही लग रही है ये सब कुछ। चलो ज़रा खुली जगह पर चलते हैं। जवादी ने शिबली से इत्तेफाक न करते हुए राह दे दी। खुली हवा, गज़ब खुदा का, ये ठंडी हवा यहाँ गली मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमने खुली जगह पर जाकर नमूनिया करवाना है? ओहो, रख तो, शुक्र है गली में मिल गए। मैं तो सोच रहा था तुम लोगों के घर जाना पड़ेगा और वहाँ तुम लोगों से मुलाकात बाद में होती है, पहले तुम्हारे बुजुर्ग पूरा इंटरव्यू लेते हैं। सुनाड़ू का लड़का शकील इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ था। क्या तुम्हारे अब्बा ने अपनी दुकान की नई शाख कायम की है और इस खुशी में चीदा चीदा अफराद को डिनर पर इनवाइट किया है? ओ नहीं, इधर अपनी जान पर बनी हुई है। दादा ने नया रोला पाया हुआ है और तुम्हें शाखों के ख्वाब आ रहे हैं। शाखों के नहीं, डिनर के, तस्दीक की गई। छोड़ इन बातों को, तुम्हें अम्मी जी ने बुलाया है। कह रही थी इनसे कहना जरूर आए वरना खाला बतूल नाराज हो जाएंगी। खाला बतूल? कौन खाला बतूल? शिबली ने कुछ याद करते हुए कहा। मेरी अम्मी का नाम बतूल है, आफरीन है, अब ये भी याद नहीं रहा। हालांकि इन्हें मुंह बोली खाला तुम लोगों ने ही बनाया था। शकील को इस बेवफाई पर सदमा हुआ था। आज क्यों याद कर लिया सुनार खाला ने? कभी इतना तो हुआ नहीं सोने की चंद ज़रात ही हमें गिफ्ट कर दें। हालांकि हर साल सालगिरह आती हैं और रूखी फीकी गुजर जाती हैं। सोना बड़ा महंगा है सोनियो, और ये भी याद रखो सुनार के घर से सोना नहीं निकलता है, इसे भी खरीदना पड़ता है। अच्छा बस करो, हमें इस सिलसिले में फ़िलहाल कतई मालूमात दरकार नहीं। जवादी ने फ़ौरन टोका। फिर कल जो मूंगफली स्कूल में कुछ बच्चों से ली थी वो जैकेट की जेब से निकाल कर खाने लगा। मज़े, वो भी अकेले अकेले। शकील ने गैरत दिलाई। कुछ मज़े ऐसे हैं जो अकेले ही किए जाते हैं, इसने संजीदगी से कहा और एक मोटा सा दाना मुंह में डाल लिया। शकील का घर कौन सा अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े था, ये 2 गलियाँ छोड़ के ही तो था। लेकिन जो ही इसकी गली में दाखिल हुए अशबील को पिछले साल वाला वाक़या याद आ गया, जब कार्ड मीना की टिकिया 1500 की खतीर रकम के अव्ज इन्हें ये कहकर फ़रोख्त की गई थी, ये एक हकीम का कदीम नुस्खा है और इसके इस्तेमाल से आप हिरन की तरह चौकड़ियाँ बढ़ने लगेंगे। और हुआ ये कि वाकई इन टिकियों ने इन्हें बिस्तर से उठाकर हिरन बना दिया। वो चौकड़ियाँ बढ़ते इनके दरवाजे तक आए और इस फ्रॉड की शिकायत इनके बुजुर्गों से करके जूते पड़वाए थे। शहरबानो तो खैर पड़ोसन होने की वजह से हर राज से वाकिफ थी, लेकिन बुरा ये हुआ कि जब शिबली की पिटाई हो रही थी इस वक्त ज़ेबुन्निसा साहिबा भी तशरीफ़ ले आई थी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? बिल्ली यार, तेरी ये आदत बड़ी बुरी है, चलते चलते इरादा बदल देता है। जवादी ने हल्का सा धक्का लगाया। मुझे वो जूते याद आ रहे हैं। कौन से? जो आज अब्बा ने पहन रखे थे। कसम से यार, मैं भी यही सोच रहा था। अब्बा को चाइना की चप्पलें ला दूं, पहनने में आरामदेह, खाने में जैसे मूंगफली का दाना, या महबूबा के हाथ फेंका गया। वो बात की बात है। फिलहाल बड़े अब्बू के पाँव में जो जूते हैं वो काफ़ी करारे हैं और शकील के दादो एक काया शख्सियत है। काम उल्टा हो गया तो शिकायत के लिए जाते देर नहीं लगाएंगे। ओह, जवादी भी ठटका। फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए शकील से बोला, तुम्हारे घर के रास्ते में पत्थर ही पत्थर है, कहकिशा नहीं, इसलिए बाय बाय। ओहो, इस मर्तबा मामला कुछ और है और मैं गारंटी देता हूँ ऐसा वैसा कोई मसला नहीं होगा। जब शकील इन दोनों को अपने वसीओ अर्ज डबल स्टोरी मकान में लेकर दाखिल हुआ तो ये घर किसी रेलवे स्टेशन का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ वहाँ लोग ही लोग और शोर ही शोर। नी बतूल, मेरी प्लेट में बोटी नहीं डाली, किस जमाने की दुश्मनी निकाली है तूने? मैंने तेरी शादी पर शनील का जोड़ा दिया था तुझे, मुझे क्या पता था बहू बनते ही तो मेरी जान की बेड़ी हो जाएगी। एक बुढ़िया चिल्ला रही थी। ओ जी, बोटियाँ हैं ही कहाँ, पतला शोरबा, इसमें टावा टावा तैरते मटर, बस इनके घर में मेहमानों की यही इज्जत होती है। एक पहलवान नुमा शख्स ने अपना तजुर्बा पेश फरमाया। ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे घर में दुश्मनों ने धावा बोल दिया है? जवादी ने बड़े कमरे में मौजूद बहुत से अफराद की खूनखार सूरतें और बातें सुनकर शकील से पूछा। ये हमारे रिश्तेदार होते हैं जी, हमारे अपने। शकील ने दांत पीसे। कुछ ज्यादा ही अपने लग रहे हैं, बेतकल्लुफ और नाजुक मिजाज। अशबील ने जगह की तलाश में इधर उधर नजरें घुराईं। चलो चलो, तुम्हें इधर बैठने के लिए थोड़ी लाया हूँ, शकील ने बाजू पकड़कर जल्दी से कहा। ये मुंडे कौन है? ऐसे सोहने मुंडे तो बल्कीस के ही खानदान में हैं, पर सुना है अब वो बड़े हो चुके हैं और ये कुड़ियों वाला घर है। ऐसे में ऐसे अवारा लड़कों को बुलाने की क्या जरूरत थी? सेहतमंद आपा टाइप खतून नाक में पहनी मोटी लौंग पर हाथ रखकर इतराज कर रही थी। अवारा लोगों को बुलाने की जरूरत थोड़ी होती है, अपनी अवारगी में कहीं भी पहुंच जाएं। जवादी ने पते की बात की। हाय हाय, बल्कीस की तरह ही चिलत्तर लग रहे हैं। बल्कीस तो हमारे आगे पानी भरती है, अशबील ने इतला दी। शकील ने बेचारगी से दोनों को देखा, फिर हाथ पकड़कर खींचने लगा। एक छोटे से स्टोर नुमा कमरे में खाला बतूल एक पुराने स्टूल पर तशरीफ फरमा शायद इन्हीं की राह देख रही थी। सलाम खाला, दोनों ने कोर्स के अंदाज में कह के। वी आ गई ये खाला दी याद, बेहदायत एक ही मोहल्ले में रहते, कभी इधर झांकने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। बतूल बेगम भड़ी बैठी। वो खाला, हम मसरूफ़ बहुत हो चुके हैं, स्कूल चला रहे हैं अपना। अच्छा, मैं बड़ी परेशान हूँ, कुछ मदद करो मेरी।
पैसों और जान के अलावा कुछ भी मांग ले। अशबील ने झट कहा। जवादी ने नफी में सर हिलाया और फिर बोला, नहीं, आबरू भी बड़ी प्यारी है। आप रुपये, आबरू और जान के अलावा कुछ भी मांग ले। कहीं आपकी नज़र मेरी मोटरसाइकिल पर तो नहीं? शिबली उछला और जवादी ने जल्दी से कहा, इसके लिए भी माजरत। वे बस करो, हर वक्त का मखौल भी अच्छा नहीं होता। मुझे तो बस मशवरा चाहिए, कुछ वक्त चाहिए तुम लोगों का। बताएं, हम हमतन गोश हैं। दोनों झट नीचे फर्श पर बैठ गए। यहाँ बैठने को और कुछ नहीं था, लेकिन बैठते ही फर्श की ठंडक का एहसास रगों पे में उतरने लगा। देख रहे हो ना इस छंडाल चौकड़ी को? दोनों ने चूम कर शकील की जानिब देखा। मेरा मतलब बड़े कमरे में बैठी आफतों से है। जी जी, बिल्कुल देख कर आए हैं। बताओ भला है कोई बात? देखते ही हमें अवारा कह दिया। हाय हाय, ना भला किसने कहा? वो खुर्शीद बेगम बड़ी मुंह फट है, जरूर इसी का काम होगा। नहीं अम्मी जी, भाभी जरीना ने कहा है। असल में वो इन्हें पुप्पो बल्कीस के बेटे समझी थी। शकील ने बेजारी से वजाहत की। हाँ, वो भी पूरी शतूंगरी है। अम्मी जी मामला बताएं। आखिर शकील को टोकना पड़ा। हक हाँ, जानते हो ना शकील के दादे को, वहमों की पंड और खपती। पहले हर वक्त दवाइयाँ खाकर जवान रहने की कोशिश में लगा रहता, अब ये वहम हो गया कि मरने वाला हूँ। जरा छींक भी आ जाए तो रंग पीला फटक हो जाता है, जिस्म पर लर्जा तारी होने लगता है और फोन खड़का खड़का कर सारी बिरादरी, सारा शरीका इकट्ठा कर लेता है। रोटियां थोपे मेरी कमर दोहरी हो जाती है और ये लोग हफ्ता हफ्ता बाबे की मौत के इंतजार में बैठे रहते हैं कि जी बार बार आना मुश्किल है, अब की गल मुका कर ही जाएंगे, समझ गए। और बाबा जी हर बार गल मुकानी भूल जाते हैं। जवादी ने सर हिलाया। सच्ची जिंदगी अजाब में आ गई है। अभी 2 महीने पहले मेरा पहला पोता हुआ, बहू अभी कमजोर है, फिर छोटे बच्चे के 100 काम। पर ना जी, बाबे को कभी अपनी बहू का ख्याल नहीं आया। बहू की बहू का कहाँ से आएगा? मेरा पहला पोतला, कितने चाह थे मुझे और अब उठाने का भी वेल नहीं मिलता। वेला निकालना पड़ता है खाला जी, कभी आपो आप नहीं मिलता। जवादी ने बड़े फलसफाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। ना, मैं क्या करूं? कभी कभी तो जी चाहता है इस सारे टब्बर को खाने में नींद की दुआ मिलाकर खिला दूं, जब उठे तो फिर दोबारा खिला दूं। क्या फ़ायदा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। शिबिली ने इत्फाक न किया और एक नाजुक नुक्ते की जानिब भी तवज्जो दिलवाई। मैं कोई असली में थोड़ा गोलियां खिलाने लगी हूँ इन मनहूसों को, ये तो गोलियां मारने के काबिल हैं। अच्छा तो अब हमसे क्या चाहती हैं आप? जवादी असल बात की तरफ आया। बस कुछ करो कि या तो इस बाबे सुसर का दिमाग ठिकाने आ जाए, या फिर ये इसके बेटे बेटियां, दामाद बहुएं, पोते नवासे जो यहाँ पिकनिक मनाने चले आते हैं, ये सर पर पाँव रख कर भाग जाएं। तोबा, मेरी तो कमर टूट गई। और इधर ये शकील का बाप कहने को सुनार है, हरकतें तो इसकी बिल्कुल चंगड़ों वाली हैं। बीवी पर रोब डालकर मूंछों को ताव देता है। लो जी, बड़ा कारनामा कर लिया है। मैं कहती हूँ दूर फिटे मुंह ऐसी मर्दानगी पे। वेल डन खाला जी। अब इस स्टूल से उठकर बिस्तर पर जाकर बैठे। इस पर बैठकर तो अच्छों की कमर टूट सकती है। पहले ये बताओ, कुछ करोगे ना मेरे लिए? जी, हमसे जो हो सकेगा करेंगे। अब हमें ज़रा अपने इन मोजिज़ मेहमानों से मुतारिफ करवा दें। मोजिज़ लफ्ज़ था कि बिच्छू का डंक। वो उछल कर खड़ी हो गई और उंगली उठाकर बोली, आइंदा इन घटिया लोगों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल न करना। चलो मैं मिलवाती हूँ तुम्हें इनसे। बस क्या कहूँ, अब नाम के सुना रह गए हैं। और फिर मेरे ये लड़के भी किसी काम का नहीं निकले। बड़े की भी चलो मैंने अपनी भांजे से शादी कर दी, वो तो ठिकाने लग गया। और ये शकील, इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। पूरे खानदान में ना तो कोई लड़की इतनी कम पढ़ी लिखी है, ना शक्लो सूरत की ऐसी गई गुजरी। पता नहीं क्या बनेगा इसका। इसके लिए तो लगता है मुझे पक्की वसों के झोंपड़े खंगालने पड़ेंगे। वो मसला बात का है, जवादी ने याद दिलाया, जबकि शिपली किसी सोच में गुम था। आप मेहमानों से मिलवाने से पहले दादा हजरात के कमरे में ले चले हमें। इनके कहने पर बतूल खाला ने तीखी नज़रों से इन्हें देखा और बोली, काफ़ी महीनों के बाद तुम दोनों को देख रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही तमीज़दार नहीं होगे? और क्या क्या शानदार लफ्ज़ इनके लिए अदा करे हो जो इसके काबिल ही नहीं। असल में स्कूल चला रहे हैं ना हम, सारा दिन टके टके के बच्चों और इनके वालिदैन से खुश इखलाकियाँ बरतनी पड़ रही हैं। ये कमरा है बाबा जी का, अब तो हर वक्त इनके होते सोतों से कचा कच भरा रहता है। जो कहीं जगह मिलती है तो जाकर तुम भी टिक जाओ, फिर मैं इधर बड़े कमरे में बैठी हूँ, इधर ही आ जाना। ये कमरा तो क़ियामत सगरी का मंजर पेश कर रहा था। जवादी ने अंदर दाखिल होते ही बा आवाज़ बुलंद तबसरा फरमाया और दादा हजरात जो आज मौत के ख्याल से लर्जा रहने लगा था, क़ियामत के जिक्र पर बाकायदा दहल गए। तब तुम कहना क्या चाहते हो कि क्या ये दुनिया का मंजर नहीं? मैं नींद में ही दूसरे जहाँ पहुँच गया हूँ। आपके ऐसे नसीब कहाँ, ये तो इस मनहूस दुनिया का मंजर है। देख नहीं रहे वही खिसार सी चेहरे, वही बेकैफ जिंदगी जैसी भी हो किसी नेमत से कम नहीं। उन्होंने झट से कहा, खैर अब ऐसे तो ना कहें, फजूल बकवास मत करना, मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ। हाथ उठाकर फौरन टोका, तारुफ तो करवाए, ये इतने सारे लोग क्यों, यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं, वो मेरी तबीयत अचानक ही बेहद बिगड़ गई थी तो मैंने बुलवाया था। ये मेरे भतीजे हैं, गुजरात से आए हैं, वहाँ पर भी सोने की सबसे बड़ी दुकान समझो इन्हीं की है। ये मेरा दामाद है, ये 2 बेटे, वो पोते बैठे हुए हैं, सब सोने को काम करते हैं।
इतने लोग सो जाएंगे फिर क्या आपकी औरतें कमाने को निकल। सुनार सुनार, दादा चिल्लाए, साथ ही उछू लग गए। एक मर्द तवानों ने लपक कर कमर से हिलाई, दूसरे ने पानी पिलाने की कोशिश की। इनकी हालत जरूरत से कहीं ज्यादा टाइम लेकर संभली और वो गहरे गहरे सांस लेने लगे। फिर फरमाया, जिंदगी थी तो बच गया, वरना कोई उम्मीद ही कब बाकी रह गई थी। लगता है कुदरत अभी आपसे बड़े बड़े काम लेना चाहती, वरना फालतू बंदे को तो क्या होते मिनट नहीं लगता। शिबली की बात को जवादी ने असबात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ाया। अभी आपकी उम्र ही, बिस्तर छोड़े और निकल पड़े अमल की राह पर। खून के रे अमल, वेला गुजर गया है। मेरे अब्बा जी इनसे 4 साल छोटे थे, फोत हुए भी 2 साल हो गए हैं। मेहमान आई एक मुंह फट बहू ने मजाल है जो जरा देर भी खुशफहमी बरकरार रहने दी हो। यही तो हम कह रहे हैं, कुदरत इनसे अभी बड़े बड़े काम लेना चाहती है, इसीलिए तो इतनी मुश्किल सिचुएशन से भी मक्खन से बाल की तरह निकल आए हैं। छोड़ो जी, बुढ़ापा नाम ही बीमारियों का है। एक बीमारी ने पीछा छोड़ा, दूसरी जान को आ चिमटी। भला इतनी आसानी से बाबा कोई मरा है आज तक? 10-15 साल तो मंजी पर लेट कर खांसना पड़ता है। पता नहीं कैसे दिल जले रिश्तेदार थे। दादा सेठ के चेहरे पर इनकी बात सुनकर रोशनी सी फूटती, मगर दूसरे लम्हे ही लोड शेडिंग करवा दी जाती। क्या हो रहा है बे? कमरे में बड़ा रश है। क्या फिर तेरे दादा के पास मौत का फरिश्ता आ गया है? एक कदीम किस्म के बाबा जी छड़ी के सहारे चलते कमरे के दरवाजे पर आए। गोल शीशों वाली ऐनक के पीछे डेले घुमा घुमा कर हालात का जायजा लिया और जो कुछ समझ में आया बेतकल्फी से दरवाजे के करीब खड़ी शकील की बहन शकीला से कह दिया। आवाज बिस्तर पर दराज दादा सेठ तक भी आई। तड़प ही तो उठे। बाजी, कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। जब भी बोलोगे अगले का तरा ही निकालोगे। पूरे 6 साल बड़े हो मुझसे। जब तुम जिंदा सलामत चल फिर सकते हो तो फिर मैं भी तो जवान हूँ। क्या कहा? मकान मेरे नाम कर जाओगे? दादा कदीम बाबा जी ऊंचा भी सुनते थे और अपनी मर्जी का भी सुनते थे, सो इस वक्त माड़े खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। अब्बा जी शाम को यखनी पियेंगे या दूध पत्ती? बेजार से सूरत लिए खाला बतूल चली आई। अब इतनी भी गर्म चीजें ना दें इन्हें, ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा होता है। शिबली ने मशवरा दिया। ये लोग तो चाहते ही यही हैं, ब्लड प्रेशर हो मुझे, दिमाग की रग फट जाए। दादा सेठ फिर दहाई देने लगे। खाला बतूल ने घूर कर शिबली को देखा। दादा सेठ, आप चकोतरे खाया करें, सेहत के लिए मुफीद होते हैं, जवादी ने बताया। उन्होंने बागौर सुना और बोले, पढ़े लिखे खानदान के पढ़े लिखे लड़के हो, यकीनन सच ही कह रहे होगे। और बहू से चकोतरे मंगवाने को कह दिया गया। बतूल कमरे से निकली, ये दोनों भी साथ ही बाहर आ गए और बोले, खाला जी आज पेपर वर्क तो मुकम्मल कर लिया है, बस कल से अमली काम का आगाज भी कर देंगे। वे जल्दी करो, मैं तो रोटियां पकाकर अपने सुसर से पहले ही फोत हो जाऊंगी। आपको किसने कहा है रोटियां बनाएं? चावल उबाल कर रख दे सामने और साथ में कीमे चने की दाल। 1 पाव कीमे में 2 किलो चने की दाल ठीक रहेगी। खर्चा करना हमारा मसला नहीं, असल मसला तो इतने टब्बर के लिए पकाना है। अब चावल इस सारे खानदान को पसंद नहीं, आपको इनकी पसंद और नापसंद से क्या लेना इतना? सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी, कोई हमारे घर रिश्ता नहीं करेगा। और मेरी अभी 2 लड़कियां 1 लड़का कवाड़ा बैठा है। ओह, जवादी ने होंठ सिकोड़े। वे आराम नाल, घर शरीकों से भरा पड़ा है और तू सीटियां मार रहा है। अच्छा खाला, खासा टाइम हो रहा है, अब चलते हैं, कल फिर हाजिरी देंगे। तोबा, कितना शोर था घर में। बाहर आकर सुकून का एहसास हुआ। जवादी बाहर निकलते ही बोला, और मुझे ये एहसास हो रहा है कि शाम हो रही है। घर से जो अफसाना सुनाकर निकले थे, अब जाकर इसका एंड भी बताना होगा। ताया अबू तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। शिबली फिक्रमंदी से बोला, कह देंगे फिलहाल मुज़ाकरात नाकाम ही रहेंगे, कल फिर जाएंगे। वैसे तुम्हारे जहन में कोई आइडिया है इन शरीकों को भुगाने के लिए? शिबली ने पूरी संजीदगी से पूछा। आहो, एक हाल तो ये है कि घर पर आंसू गैस शेल फेंकवाए जाएं, और दूसरा ये कि ओ यार ज़बरदस्त, क्यों ना खाला बतूल को बीमार करवा के किसी अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाए, और जब वो घर वापस आएंगी तो घर में एक सुई तक नहीं होगी। ये शरीकों वाले ऐसे ही होते हैं, सब समेट समाट ले जाएंगे, ये कह कर के हमारे अब्बा का गढ़ है, हमारा पूरा हक है इस पर। और दादा सेठ अपने कमरे में पड़े मौत की आहटें सुनते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि जिगर गोशे बाहर क्या जिगर पाश मंजर पेश करके गए हैं। अच्छा चल, फिर घर चलकर रोटी खाएं और सोएं। सारा दिन खुवाड़ी में ही गुजर गया। वे जवादी शिबली, क्या हाल है? जब से स्कूल खोला है बड़े नखरे हो गए हैं, कभी मिलते ही नहीं हो। मिलने का ताल्लुक नखरों से नहीं, टाइम की कमी से है, जवादी ने वजाहत की। अच्छा चलो, इस वक्त तो अंदर आओ ना, रात का वेला है, जमाना बेरहम, कुछ तो सोचो आपा परवीन। शिबली ने 2 कदम पीछे हटते हुए समझाया। वे हर वक्त बकवास ही ना किया करो, चलो अंदर देखो तो कैसी रौनक लगी है। रौनक? यानी इधर भी रौनक? जाने दो आपा, सारा दिन रौनकों में ही गुजार कर आ रहे हैं आपा। मेरे बेटे ने कुरान पाक खत्म किया है, आज इसकी खुशी में हमने इसके दोस्तों को बुला रखा है।
میں نے سوچا میں بھی اپنے ویرو کو بلا لوں, تمہارے گھر ہی جا رہی تھی. او اچھا, اب تو دونوں تیار تھے. مجھے پتا ہے تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو. مجھے اپنے جوتے پالش کرتے دیکھ کر جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی, رونے لگی ہو. لیکن پیاری بانو, حوصلہ رکھو, وہ دن دور نہیں جب تمہیں لال گھڑارا پہن کر اس گھر میں آنا ہے اور پھر دن رات میرے کاموں کو کرتے کرتے کھپ جانا ہے. میں آپ کے جوتے پالش کرنے پر نہیں رو رہی. بانو نے آنسو آنچل میں سمیٹے اور جوادی کو غلط فہمی سے نکالا. پھر کیا ہوا, جلدی بتاؤ, ورنہ میں یہ پالش اپنے منہ پر مل لوں گا. سخت وحشت ہو رہی ہے مجھے اس بن بتائی برسات سے. وہ جی, بڑا غصہ ہے مجھے آپ پر. خالی کھول محبتوں کے دعوے, کرتے کچھ نہیں ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے, آج تمہارے گھر آ کر تمہارے ساتھ کپڑے دھلواؤں گا. اوہو, میرا یہ مطلب تھوڑی تھا. میں تو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میری بہاول نگر والی خالہ آ رہی ہے. 4 لڑکے ہیں ان کے, اور میری اماں کی تو تیاریاں ہی نہیں ہو رہی. بڑی خوش ہے بہن کے آنے پر. میرا تو جی دل ڈوبا جا رہا ہے. یہ اطلاع پا کر دل تو ایک لمحے کو جوادی کا بھی ڈوبا. پھر شہر والوں پر پریشانی ظاہر نہیں کی جا سکتی تھی. بولا, لڑکے 4 ہوں یا 10, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. کیوں مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ کمال ہے آپ, اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی. میں سب سمجھ رہا ہوں. تمہارے دل میں جو عشق کی آگ پھڑک رہی ہے نا, یہی ماں سے بغاوت پر اکسا رہی ہے. کیا مطلب آپ کا؟ جہاں ماں کہے وہیں شادی کر لوں. آنسو پھر سے کالی کالی آنکھوں میں تہرنے لگے. ماں وہی کہے گی جہاں ہم اشارہ کریں گے, اور تم یہ آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے جو میری طرف دیکھ رہی ہو نا, صبح ہی صبح میرا ایمان خراب کر رہی ہو. جاؤ گھر جاؤ, اور خبردار خالہ کی آمد پر کسی سگر پن کا مظاہرہ کیا تو. ٹھیک ہے جی, اب میں نے تو پہلے سے ہی آپ کو بتا دیا ہے, آگے آپ کا کام. ارے جاؤ نا, کسی نے تو کہا تھا کالے جوڑے پر سرخ دوپٹہ اوڑھ کر میرے ایمان کا امتحان بن کر نازل ہونے کو. جوادی نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ جھپک سے کمرے سے نکل گئی. ہوں, خالہ آ رہی ہے 400 پتوں سمیت. سویرے سویرے بری خبر. لیکن وہ اچھی صورت, کالے جوڑے میں واقعی کوئی بات ہوتی ضرور ہے, اور لال دوپٹہ, سبحان اللہ. دن کے 10 بجے جب وہ ناشتے کے انتظار میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا, فون کی بیل بج اٹھی. اوہو, سویرے سویرے. یقیناً دادی کا دل جوادی کے گھر میں نہیں لگ رہا تھا. فون کیا ہوگا. بہو, تم بھی دوپہر کو بننے والی سبزی اٹھا کر ادھر ہی آ. جب وہ اٹھا 3-4 بار بیل ہو چکی, اور یہ تو زیبا بیگم کے گھر کا نمبر ہے. دل جھوم اٹھا, اور مزید ظلم یہ کہ دوسری طرف موجود بھی زیب النساء صاحبہ ہی تھی. گھر کیوں بیٹھی ہو, آج کالج کیوں نہیں گئی؟ تم جیسی استانیہ ہی اپنے طالب علموں کا مستقبل ڈبو کر رکھ دیتی ہے. اور یہی سوال میں تم سے کروں, تم کیوں نہیں آج اسکول گئے؟ میں بڑے اہم مشن پر ہوں. بڑی سنجیدگی سے جواب آیا. اشبیل پلیز, اب سیریس ہو جاؤ. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی کہ میں فضول کام کرتا رہتا ہوں, اب تک وقت گنوایا ہے میں نے. ہاں, مطلب تو میرا کچھ ایسا ہی ہے. اوف, دنیا تو ظالم تھی ہی زیبا. تم نے بھی سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ کروا لیا ہے. دکھی انسانیت کی خدمت کرنا تمہارے نزدیک بھی اب وقت ضائع کرنا ہے. ہائے اشبیل, مستقبل میں تیرا کیا ہوگا؟ اچھا, زیادہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ اپنی مشن کی نوعیت سے آگاہ کرو. حساس دل رکھنے والوں کے لیے معاملہ بڑا اہم ہے, اور تم جیسے پتھر دل والوں کے لیے کوئی بات ہی نہیں. ارے بابا, مذاق کر رہی تھی میں. اب کہ وہ چلا اٹھی. وہ بڑے اعلیٰ ذوق پایا ہے آپ نے. اچھا, پھر میں فون بند کر دیتی ہوں. تم تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو. وہ روٹھے انداز میں دھمکی دے رہی تھی. فون کیا کس لیے تھا یہ تو میں جانتا ہوں, میرے لیے نہیں تھا. ہاں, تم تو جیسے میرے لیے کارڈ پر کارڈ ختم کر دیتے ہو. کیا بات ہے, مرچیں چبا کر بیٹھی ہو. اشبیل, تم بڑے وہ ہو, پہلے خود ایسی باتیں کرتے ہو, جب میری طرف سے جواب میں کچھ کہا جاتا ہے تو سارا الزام مجھ پر رکھ دیتے ہو نا. آخر جینیس, تمہیں تو فخر ہونا چاہیے. اب پلیز نانی جان, اشبیل کی دادی کو امی نے بات کرنا ہے ان سے. کس سلسلے میں؟ اوہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, گھریلو چٹکلا چاہیے انہیں. تو پھر دادی کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے پوچھ لو. پلیز نانی کو بلا دو. نانی تمہاری اس وقت گئی ہوئی ہے جوادی کے گھر, اور اگلے ہفتے تک شاید ادھر ہی قیام کرے. چلو ٹھیک ہے, میں جواد بھائی کے ہاں کر لیتی ہوں. نیلما سے بھی بات ہو جائے گی. کیسی ہے نیلما؟ افسوس, ذرا بھی نہیں بدلی, ویسی کی ویسی ہے. اچھا, پھر اللہ حافظ. اوہو, بے ایمان لڑکی, کبھی ہم سے بھی محبت کے 2 بول بول لیا کرو. ایویں خواہ مخواہ. وہ اس کے انداز پر اترائی. ایویں خواہ مخواہ کیا بتاؤ؟ خواب میں اکثر مجھے دیکھتی ہو نا. تم دیکھتے ہو مجھے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا. اکثر, بلکہ اکثر و بیشتر. اور مزے کی بات بتاؤں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں. اشبیل, وہ چلائی, اس میں اتنا شور ڈالنے اور شرمانے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بس اپنے اسکول اور تمہارے کالج کی بات کر رہا ہوں. بھئی توبہ, کیا ذہن ہے تمہارا, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس بارے میں تو میں ابھی سوچا بھی نہیں. تم سے بات کرنا آسان تھوڑی ہے, پھر کہتے ہو بات نہیں کرتی. بس اب نہیں کروں گی بات. اس نے فون بند کر دیا. جب جوادی اشبیل سے ملنے ادھر آیا تو اسے اکیلے اکیلے مسکراتا پایا. شاباش, بس یہ کسر رہ گئی تھی. کیا مطلب؟ اشبیل چونکا. اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہو, کل کو کہکے لگانے لگو گے.
कल की कल देखी जाएगी। ये बताओ तुम इधर इतने सवेरे सवेरे क्या चाय की पत्ती उधार लेने आए हो? ओ नहीं यार, वो बानो की बच्ची ने सवेरे सवेरे शक्ल दिखाकर अच्छे भले बैठे बिठाए की दुनिया तब पलट कर दी। हैं बिल्ली यार, कब नाना मामू का स्कूल तरक्की की आला मदारज तय करेगा? कब हमारी तनख्वाहों में इजाफा होगा? कब हमारे सेहरे के फूल खिलेंगे? बिल्ली को ये सब पता होता तो रोना किस बात का था। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, एक चक्कर किचन का तो लगा कड़ा। अम्मी से कहा था बेसनी रोटी बना दे, अभी तक वो खामोश है। नाश्ते के लिए बुलाया नहीं। देखो कहीं बेसन हासिल करने के लिए चने का खेत लगाने तो नहीं चलेगी? नहीं, जब मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ था तो कियाड़ियों के आस पास कोई नहीं था। अच्छा दफ़ा हो जाओ, देख लो रोटी बना रही है या नहीं। सख्त भूख लग रही है, आज सर्दी भी पहले से ज़्यादा है। मैंने जुराबे भी नहीं पहन रखी। उन्हें खुद देखा था। आहो तेरी जुराबों में तो हीटर फिट है ना, सदके वे तेरी बहानों के। जवादी ये कहता हुआ आराम से इसके बराबर बैठ गया। फिर टीवी पर नज़र डाली। ओहो ये मॉर्निंग शो, पता नहीं सारे ही चैनल सुबह सुबह क्यों ये फ़र्ज करके बैठ गए हैं कि इस वक्त घरों में अल्लाह मियाँ की गाय टाइप औरतें ही रहती हैं। इन्हें कुछ नया दिखाने कुछ बताने की ज़रूरत है, बस एक जैसे प्रोग्राम देते जाओ। यार ज़रा तो इनकी नेक बीबियों वाली गुफ्तगू सुन और देख इन्हें। शिबली ने हंसकर जवाद के कंधे पर हाथ मारा। बस यार सुबह सुबह जल्दी स्टूडियो पहुंचना होता होगा तो जो हाथ लगा पहन लिया बेचारियों ने। अब के हंसी में जवाद भी शामिल था। सवेरे सवेरे कौन सा लतीफ़ा सुन लिया है? शिबली की अम्मी नाश्ते की ट्रे के साथ नमूदार हुई। जियो मेरी माँ। शिबली ने नारा लगाकर ट्रे की जानिब हाथ बढ़ाया, फिर जवादी को देखा और बोला, खैर से तुम तो नाश्ता करके आए हो ना। देखो देखो तुम्हें मेरी कसम, जवाब इनकार में देकर मेरा दिल मत तोड़ना। चुप कर बदतमीज, मैंने देख लिया था जवादी को घर में दाखिल होते, इसके लिए भी नाश्ता बना कर लाई हूँ। ग्रेट लोगों की ग्रेट बातें, जवादी ने झूम कर कहा और सोफे पर दोनों पैर ऊपर करके बैठ गया। तुम्हारी दादी तो ठीक है ना? क्या कर रही थी इस वक्त? इशबील की अम्मी को अपनी खाला यानी सास के बगैर कहाँ सुकून मिलता था। दादी ठीक है, नाश्ता तो उन्होंने कर लिया था। इस वक्त नीलमा इनके सर में जैतून के तेल की मालिश कर रही थी। अच्छा, नीलमा बड़ी अच्छी बच्ची है, रौनक है भाई भाभी के घर में। अब अगला फिक्रा मैं अदा कर देता हूँ। रब की रब जाने पता नहीं क्यों हमें इस रहमत से महरूम ही रखा। इसने इशबील की माँ के अंदाज में फिक्रा कहा। वो इसके सर पर एक चित लगाकर चल पड़ी। फिर दरवाजे पर पहुंचकर बोली, हाँ याद आया, मामू जी कह रहे थे इशबील को स्कूल भेज देना और इससे कहना जवादी को साथ ले आए। जी अच्छा अम्मी जान, इशबील ने नहायत सादतमंदी से कहा। फिर इनके जाने के बाद बोला, आहो स्कूल में बड़े लड्डू पेड़े बांटे जा रहे हैं ना, जो हमें भी हिस्सा लेने पहुँच जाए। चल जवादी नाश्ता कर, फिर एक चक्कर दादा सेठ के चुबाड़े का लगा कर आते हैं। हाँ भाई आज तो मैंने सोच लिया है, शकील से कलाकंद वाला गाजर का हलवा मंगवाकर दोपहर की चाय के साथ खाना है। जितना रौनक मेला वहाँ लगा है ना, एक चमचे से ज़्यादा क्या हिस्से में आएगा। बिल्ली यार मैंने ये नहीं कहा कि चाय भी इनके यहाँ पीनी है। अब हलवा इतना भारी तो हो नहीं सकता कि हम घर तक ना ला सकें। हाँ भाई फिर तो फरमाइश बड़ी मुनासिब और मौका महल के ऐन मुताबिक है। यार ये लोग सेठ कहलाते हैं लेकिन है रज के कंजूस। भी अमीर लोग ही कंजूस होते हैं, गरीब के पास कुछ बचेगा तो बचाएगा ना। अच्छा बस कर, अकल के मुजाहिरे ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। और जो पराठा तुम्हारे आगे रखा है ना, इससे इंसाफ फरमा, मेरी साइड पर हाथ मत ले जाओ। शिबली ने ट्रे कुछ मजीद अपनी जानिब करते हुए कहा। जवादी मुस्कुराया और बोला, इससे साबित हुआ गरीब भी कंजूस हो सकता है। शिबली ने घूरकर इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और बोला, जवाब उधार रहा। नाश्ता लजीज है, मैं फ़िलहाल इस जायके को इंजॉय करना चाह रहा हूँ। ठीक है तुम नाश्ता करो और मैं अपने कहे जुमले को इंजॉय करता हूँ। तो क्या तुम्हारे हिस्से का भी मैं खा जाऊं? बको मत नदीदे भूखे, कुछ भूखे दोपहर के लिए भी बचा रखो। जिस वक्त वो दादा सेठ के चुबाड़े पहुंचे वहाँ 11:15 हो रहे थे और यहाँ अभी नाश्ता चल रहा था। बाजार के नान छोले तो कहीं कुलचे और दही की बहार। आओ आओ नाश्ता करो, शकील ने दावत दी। तुम खाओ ये तबाड़ुक और खिलाओ अपने मेहमानों को। हम सिर्फ दादा के बिस्तर संभाल लेने की परेशानी है कि अब नाश्ता सबको बिस्तर पर लेटने पर मजबूर कर देंगे। ये सब ऐसे ही नाश्ते के आदी हैं, इनकी बात ना करो। ये बताओ कोई हल सोचा? भी सच बात तो ये है रिश्तेदार हमसे अमीर ज़्यादा हैं, दूसरा इनके बच्चे पढ़े लिखे भी हमसे ज़्यादा हैं। अब हम भाई तो इन्हें हकीर कीड़े नज़र आने लगते हैं। वो जो मोहतरमा बैठी है ना, काली शाल ओढ़कर, खबर से बैंक में जॉब करती हैं और इनकी छोटी बहन लॉ कर रही है और वो हमारी फूफो का बेटा डॉक्टर बन गया है और इधर चचा का बेटा जो बैठा है वो किसी ऊंची पोस्ट पर है। पता नहीं कहाँ से हो गए हैं ये पढ़ाकू हमारे ख़ानदान में। शर्म करो, और तुम इन्हें ये कुलचे और नान खिला रहे हो। अरे कुछ तो कदर की होती। मैंने बताया ना, ये आलू छोले, चिकट छोले, मुर्ग छोले और नान खाकर ही ये सारे पढ़ाए गए हैं। यार जवादी ज़रा बात तो सुन, शिबली ने संजीदगी से ये सब सुनने के बाद कहा।
इस वक्त शकील को किसी ने आवाज़ दे डाली। बूढ़े बूढ़े मुंह बनाता उठकर चला गया। इसके बाद दोनों में मुज़ाकरात शुरू हुए। शकील की अहमद से पहले बात खत्म हो गई। तुम्हारे अब्बा जी को अपने बूढ़े बाप की ज़रा परवाह नहीं है, रोज़ कारोबार बुढ़ाने निकल जाते हैं। शिबली ने कुछ नाराज़गी के साथ शकील को जताया। ऐसे न कहो, परवाह है तभी तो दादा ने ज़िंदगी अपने इस बेटे के घर आकर गुजार दी। मेरी अम्मी जी ने भी जो खिदमत की है वो ना दूसरी बहू कर सकती है ना ही बेटी, और इसका इतराफ़ दादा अब्बा को भी है। तो गोया तुम्हारी अम्मी इनकी लाडली बहू हैं। जवादी को लग रहा था दिली मुसरत हुई ये सुनकर। हाँ, बिल्कुल लाडली ना सही, पसंदीदा ज़रूर हैं। लाड तो दादा अबू सिर्फ अपने ही उठाते, अपने से प्यारा इन्हें कोई नहीं। अक्लमंदों की यही निशानियाँ हैं। वैसे तुम्हारी वालिदा मोहतरमा इस वक्त कहाँ पाई जाती हैं? आजकल वो और मेरी दोनों बहनें, यहाँ तक कि बीमार भाभी भी किचन में ही पाई जाती हैं। शकील ने आह बड़ी। घबराओ नहीं प्यारे, वो दिन दूर नहीं जब ये घर एक बार फिर अमन सुकून का गहवाड़ा होगा। ये सारे पंख व बखेर बहुत जल्द सर पर पैर रखकर अपने आशियानों को लौट जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। मेरे तो कमरे पर भी फुप्पो की फैमिली का कब्जा। दादा अब्बा की कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर सोता हूँ, बल्कि सोता कहाँ हूँ, सारी रात इन्हें नए से नया वहम सताया रहता है, जिसके नतीजे में मुझ गरीब की जान अजाब में आई रहती है। वे घर वालों की खबर भी है कि नहीं, कब से चाय के इंतजार में सूख रहे हैं। ये चचा मोहतरम है, चाय के रसिया। इनके लिए सारा दिन चाय की केतली चूल्हे पर ही धरी रहती है, और जो चाय मिलने में ज़रा भी देर हो जाए तो खफा हो जाते हैं। भाई जाहिर है खफा ही होंगे, शाबाशी तो देने से रहे। वैसे दीदार तो कराओ। जब ये चचा मोहतरम का दीदार करने की ख्वाहिश लिए कमरे में आए तो वो दादा सेठ के कमरे में ही तशरीफ़ ले जा चुके थे। अब कि उन्होंने भी इधर की राह ली। ओए शकील, कहाँ है तेरी माँ? तेरी और बहन भी नज़र नहीं आ रही। किसी ने इतना नहीं होता कि मुझे एक प्याली चाय ही बना दे? भला एक प्याली चाय बनाने में कौन सी देर लगती है? लेकिन यहाँ परवाह किसी को हो तब ही ना। वो शकील को देखते ही खफा होने लगे। अभी बनवा कर लाता हूँ। मजीद डांट से बचने के लिए वो इन दोनों को बीच कमरे में छोड़कर गायब हो गया। आगे तुम दोनों, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। इन्हें देखते ही बिस्तर पर दराज दादा सेठ उठ बैठे। जी फरमाए। दोनों करीब आ गए। तुम्हें याद होगा एक बार मैंने शकील से एक लायक फाइक तबीब का जिक्र किया था, और फिर तुम दोनों ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जी याद है, पूरी तरह याद है। दोनों भला इस कारनामे पर पड़ने वाली अपने बुजुर्गों की मार कैसे भूल सकते थे? और ये भी गवारा नहीं था कि दादा सेठ इतने सारे हाजरीन की मौजूदगी में वो किस्सा सुनाए। सो जट याद है कि गर्दान शुरू कर दी। मैं चाहता हूँ तुम इस हकीम के पास अब के सचमुच और मेरे लिए अच्छी सी दुआ लेकर आओ। लेकिन दादा, आप ये भूल रहे हैं कि वो हकीम साहब वफात फरमा चुके हैं। ओह, आखिरी उम्मीद भी जाती रही। दादा साहब के चेहरे पर गम के बादल लहराने लगे। शकील की बहन शकीला चाय के साथ कमरे में दाखिल हुई। चचा साहब ने बेहद नाराज नजर इस पर डाली और बोले, लड़की कान खोल कर सुन लो, मेरी एक आवाज़ पर चाय लेकर आ जाया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चचा जान अब आवाज़ ना लगाइएगा। घर में दूध और पत्ती दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और कोने वाले दुकानदार 2 दिनों के लिए दुकान बंद करके अपने ससुराल में किसी की शादी पर साहिवाल गया है। लड़की इतना कहकर कमरे से निकल गई। चचा मियाँ ने चाय की प्याली की जानिब देखा। आह, गरम गरम सुनहरी चाय क्या खुशबू दे रही है। लज्जत तो बेमिसाल होगी। खैर अभी बहुत गर्म है, ज़रा ठंडी हो तो पीऊँ। मैं पूछता हूँ मियाँ, आखिर तुम्हें बीमारी है कौन सी जो बिस्तर से लगे बैठे हो? दादा के बड़े भाई, जिन्हें शिबली और जवादी कदीम बुजुर्ग कहते आ रहे थे, सोफे पर टांगे और लाठी अपने सामने कलीन पर अच्छी तरह फैलाए बैठे थे। आहा, वो मेरे गग्गू का पजामा किसने देखा है? एक तो सर्दी का मौसम, और मुसीबत ये कि जो कपड़े धोकर डालो वो फिर मिलने का नाम नहीं लेते। लो ये देखो ना, मैं ढूंढ कर मर गई। फुप्पी असगरी ने दादा सेठ के सरहाने के करीब सुर्ख कपड़े की झलक देखी तो दीवानावार इधर लपकी। यहाँ तक कि रास्ते में पड़ी बुजुर्गों की टांगे नजरें आई न छड़ी देखी। नतीजतन जोर से टकराई और बुजुर्गों की झोली में जा गिरी। वो मासूम भला कहाँ इस हमले के लिए तैयार थे। सदमे की शिद्दत से उछले, मुंह खुला और मसनूई बतीसी चचा मोहतरम की गर्म सुनहरी चाय के प्याले में जा गिरी। हाजिरीन के जो तासुरात इस वक्त हो सकते थे वो बयान किए बगैर ही वाज़िह तौर पर तसव्वुर की आंख से देखे जा सकते हैं। तुम दोनों की अकल पर भरोसा तो मुझे शुरू से ही है, लेकिन आज तो मैं मान गई हूँ। अगर काले पुल वाले पीर साहब की बैत ना कर चुकी होती तो आज तो मैंने तुम दोनों को अपना पीर मान लेना था। खाला बतूल इनकी तजवीज़ सुनकर फूलने नहीं समा रही थी। शाम को जब मियाँ साहब दुकान से वापस आए तो इन्हें बावर्ची खाने में बुला ही लिया और अपनी तमन्ना, जो दरअसल इन दोनों की तजवीज़ थी, इससे आगाह किया। कोई अकल को हाथ मार बेवकूफ़ औरत, भला ये कोई करने की बात है? क्यों अपना तमाशा बनाती है? कोई नहीं मानेगा, एवी नहीं मानेगा। आखिर अब्बा जी से कहलवाएंगे, अब बाप का इतना हक तो होता है ना। पसो पेश के बाद मियाँ साहब ने ये कहते हुए रजामंदी दे दी, ठीक है फिर मर्जी है तुम्हारी, मुझे तो दरमियान में मत घसीटना। वाह जी वाह बहन भाई, तुम्हारी खिदमत कर करके मैं फादवी हो गई, और अब जो इनकी मोहब्बतों की आजमाइश का वक्त आया है तो तुम हाथ झाड़ कर पीछे तमाशा देखने खड़े हो गए हो।
میں کہتی ہوں اولاد کے سکھ کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں. کتنا اچھا لگے گا جب تمہاری لیڈی ڈاکٹر بھانجی سے شکیل کی شادی ہو جائے گی اور شکیلا سجیلا تمہارے افسر بھتیجوں سے بیاہی جائیں گی. آہو اچھا تو لگے گا. تصور کی آنکھوں سے میاں صاحب نے دیکھا تو یہ منظر انہیں بھی خاصا بھلا لگا. اس وقت تمام رشتہ دار DVD پر ایک نئی آنے والی مووی لگائے ہال کمرے میں بے حد خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے. دونوں میاں بیوی جب ابا جی کے کمرے میں پہنچے تو انہیں نہایت مغموم لہجے میں جوادی اور شبلی کو اپنا وہ خواب سناتے پایا جو رات کے پچھلے پہر نیند غارت کرنے آنکھوں میں اتر آیا تھا اور جس کی تعبیر دادا سیٹھ کی اپنی سمجھ کے مطابق نہایت منحوس تھی. یہ خواب تو بڑا ہی مبارک ہے. آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں, جوادی نے تسلی دی اور شبلی بتا رہا تھا. ایسے ہی خواب ہمارے سکے دادا جان نے بھی دیکھا اور اس کے بعد وہ 20 برس تک دشمنوں کے سینے پر مونگ ڈھلنے دنیا میں موجود رہے تھے. اچھا واقعی؟ چہرے پر جو زردی چھائی تھی یکدم سے جھٹ گئی. ابا جی آج تو طبیعت بڑی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے. اللہ نے تو چاہا تو وہ دن دور نہیں جب میں نے اپنی دوسری سانس تلاش کرنے گھٹ گھٹ جھانکنا ہے. بس ابا جی میں نے کہہ دیا ہے, آپ کی یہ تنہائی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. خالہ بطول کا انداز لاڈ بھرا تھا. ابا جی مسکرانے لگے. اور ابا جی کچھ کام کی بات بھی کرنی تھی آپ سے. اب کے انداز رازدانہ تھا. ہاں کہو. وہ بھی اس اندازے پہ چونکے. آپ بھی تو کچھ بولے نا, یہ چھت کی کڑیاں کیوں گرنے لگے ہیں؟ اب کے شوہر کو ٹوکا دیا. ہاں وہ ابا جی ہم چاہ رہے تھے کہ چھوڑو بھی, یہ طریقہ ہوتا ہے بھلا بات کرنے کا؟ رہنے دو, میں خود کر لیتی ہوں. بطول بیگم خفا ہو گئی. خالہ ٹائم ضائع کیوں کرتی ہے؟ ابھی کوئی محبت کا ماڑا رشتہ دار آپ کو پکارتا چلا آئے گا. شبلی بور ہو کر کہہ رہا تھا. وہ اصل میں ہم چاہ رہے تھے ابا جی کہ بچے اب جوان ہو گئے ہیں اور برادری میں جوڑ کے کتنے ہی رشتے موجود ہیں, لیکن دیکھ لیں جو کبھی کسی نے ہمارے بچے کی طرف اس نظر سے دیکھا ہو. حالانکہ جو اطاعت و شرافت اور آگے وہ بھول گئی اور یہ سبق پڑھانے والی جوادی کی جانب دیکھا. ظرافت, اس نے یاد دلایا. ہاں جی یہ سب کسی اور کے بچے میں تو نہیں. اب دیکھ لیں میری شکیلا اور سجیلا سارا دن سب کی خدمت کرتی ہیں. شکیل ہے تو وہ اندر باہر دوڑ رہا ہے. پھر اتنے دن ہو گئے ہیں میرے بچوں نے تو چین کی نیند بھی نہیں لی. آپ ایک ہائے کرتے ہیں اور میرے بچے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کے کمرے کی جانب دوڑتے ہیں. دادا نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو ابا آپ کا بھی فرض بنتا ہے. حق ہاں, شبلی نے یاد دلایا. ہاں جی دیکھیں نا, ہم تو اپنے بچوں پر خود سے زیادہ آپ کا حق سمجھتے ہیں. بس ابا جی میں نہیں جانتی, اب آپ ان بچوں کے رشتے آپ نے کروانے ہیں. میرے شکیل کے لیے لیڈی ڈاکٹر فرا پتہ ہے ابا جی, آپ کی لیڈی ڈاکٹر نواسی اس گھر میں آ جائے گی تو آپ کی فکریں بھی دور ہو جائیں گی. اب جو وقت بے وقت آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈاکٹر کے ہی ملتا نہیں, پھر یہ پریشانی تو نہیں رہے گی. بالکل. دادا تمہارے خوشی کے اٹھ کر بیٹھ گئے. اور لڑکیوں کے لیے بھی ان کے چچا تایا سے بولے نا, دیکھیں نا جی خاندان میں رشتے طے ہو گئے تو سارا خاندان پھر سے اکمک ہو جائے گا. یہ میری بیٹیاں تو ہیں ہی جو آپ کی خدمت کرتی ہیں, کسی اور نواسی یا پوتی کو تو یہاں آ کر بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ خاندان میں بیاہی جائیں گی تو پھر جس وقت آپ کو ضرورت پڑا کرے گی بلوا لیا کرے. تو اور کیا دادا, آپ کو تو کوئی انکار تھوڑی ہی کر سکے گا. آپ کے تمام بچے فرما بردار ہیں آپ کے, اور جب آئندہ نسلوں کے رشتے آپس میں طے ہو جائیں گے پھر تو خاندان قریب سے قریب تک آ جائے گا. شبلی اور جوادی نے فوائد گنوائے. دادا سیٹھ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگے. آپس میں اتفاق ہو تو آس پاس کے لوگوں پر روب رہتے ہیں, اور پھر یہ بھی تو سوچنے جہیز کا کھڑک بھی نہیں ہوگا. اب آپ کا بیٹا یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میری پوتی جو بہو بن کر آ رہی ہے اسے اتنے لاکھ نقد بھی دینے ہیں. آپ تو وہی بارات کے سامنے بھی دولہے کے ابا کی چھترول کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں کہ آخر ہوگا تو وہی آپ کا ہی سپوت. جبکہ گیروں میں توبہ. جوادی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر بات ادھوری چھوڑ دی. بس دادا اب فوائد سن کر جھومتے ہی مت جائے. کچھ عملی اقدام کر کے مرغ روسٹ کرنے کو, کوئی بمبے بریانی, کلفی کھوئے ملائی والی کھلانے کا بھی بندوبست کیجیے. اور سن لیجیے, اگر مہندی کے روز شگن کی مٹھائی میں کلاکند کی جگہ لڈو بانٹے تو ہم دونوں نے وہی ہنگامہ برپا کر دینا ہے. شبلی نے خوشگوار منہ دے کر فرمائش جھاڑ دی. دادا سیٹھ خوب ہنسے. اور نہیں پتر, کلاکند ہی بنوائیں گے, ساتھ پستہ بادام والی چائے بھی ہوگی. تو پھر مبارک بادام. دونوں ان سے گلے ملے. ادھر شکیل کے ابا یہ کہنے کے انتظار میں بار بار منہ کھول رہے تھے کہ پہلے خاندان والوں سے تو بات کرنے دو, لیکن انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ دونوں اس طرح بولتے ہوئے رشتہ داروں کو اکٹھا کرنے چل پڑے. ذرا سی دیر میں ہی ماڑے تجسس کے سب اکٹھے ہو گئے. کمرہ کچا کچ بھر گیا. تب شبلی نے کہا, لیجئے دادا حضور وہ اہم اور مبارک اعلان بھی فرما دیجئے جس کے سننے کے لیے یہ سب بےتاب دکھائی دے رہے ہیں. لو وہی, پھر سب کان کھول کر سن لو. میں نے چند اہم فیصلے کیے ہیں اور میں یہ فیصلے کرنے کے بعد بڑا ہی مطمئن ہوں. دادا جی میں دودھ چولہے پر رکھ کر آئی ہوں, ذرا جلدی اعلان فرما دیں, ایسا نہ ہو دودھ ابل کر نئی مصیبت بنا دے. شکیل کی میٹرک فیل بہن شکیلا اطلاع دے رہی تھی. اور ٹھہر جا کڑیے, تجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں. دادا مسکرائے, پھر ایک بھرپور مسکراہٹ تمام حاضرین کی جانب اچھالی اور ڈرامائی انداز میں بولے, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سب کو ہمیشہ پیار اور محبت سے رکھا جائے, تمہارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا جائے.
اب تو کبھی میرے بلانے پر ہی یہاں آتے ہو نا، پھر تم ہی نہیں تمہارے بچے بھی دوڑے دوڑے آیا کریں گے۔ حاضرین نہایت دلچسپی سے اور تجسس سے آنکھیں اور منہ دونوں کھولے ابا حضور کی باتیں سن رہے تھے کہ آخر ایسا کیا منصوبہ تکمیل تک پہنچا لیا ہے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری نواسی ڈاکٹر فرا کا رشتہ اپنے شکیل عرف گھنگو کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شکیلہ کے لیے اس کے بڑے تایا کے بیٹے سجاد کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور سجیلہ کے لیے میں اپنے چھوٹے لڑکے کے بیٹے بلال کا انتخاب کرتا ہوں۔ کیوں، کیسا؟ اور کچھ دیر کے بعد دادا کو احساس ہوا تالی بجانے اور ہنسنے والے وہ اکیلے ہیں۔ حاضرین کو تو سانپ سونگھ گیا ہے۔ دادا، لگتا ہے آپ کی اولاد خود مختار ہو گئی ہے، انہیں آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ شبلی نے افسوس کے ساتھ اطلاع دی۔ کیسے اختلاف ہے؟ دادا نے سب پر غسیلی نگاہ ڈالی۔ توبہ، میں بھی سوچوں، بڈھے ویلے اچانک ابا جی کیا عقل کی بات کرنے لگے ہیں؟ بھول گئی ساری عمر تو عقل کی بات ہی نہیں کی، اب خاک کریں گے؟ بیٹی یعنی ڈاکٹر فرا کی والدہ صاحبہ سب سے پہلے ہوش میں ابا جی کو کھڑی کھڑی سناتی اور دندناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ مانا کہ ابا جی مخول کرنا آپ کی عادت ہے، لیکن ایسا سنگین مخول نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی بہو تھی اور بیٹے صاحب بھی ہاں میں ہاں ملاتے ان کے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ دیکھ لیا، میں نے کہتی تھی، ابا جی ہمارا کبھی اچھا نہیں سوچتے، انہیں آپ سے محبت ہی نہیں ہے۔ اچھا تو یقین آ گیا نا میری بات کا؟ سوچا ہے تو اپنی پوتی سجیلہ کے لیے جس نے رو رو کر میٹرک کیا ہے، اور ادھر میرا پڑھا لکھا خوبصورت جوان لڑکا۔ نا ابا جی، آپ نے کیا سوچ کر ایسا فیصلہ کیا ہے؟ چھوٹی بہو جواب طلب کر رہی تھی۔ ظاہر ہے لڑکی کا مستقبل دیکھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، جواب جوادی کی جانب سے آیا۔ تو میرا بچہ کیا فالتو ہے؟ دوسری طرف انگاڑے چبائے گئے۔ پتہ نہیں، ہم تو پچھلی گلی میں رہتے ہیں، اس طرح کی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ شبلی نے شانے اچکائے۔ تو سن لو، ابھی میرے بچے کے والدین زندہ ہیں تو بات پر امید رکھیں۔ جوادی نے جھٹ پوچھا۔ فٹے منہ نہیں جا، فٹے منہ تیرا، نہیں تو نہ صحیح، میرے بچوں کو رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، تم جیسے کو تو میں بھی نہیں پسند کرتی۔ بھوکے فقیر باپ کا حال پوچھنے کے بہانے آدھا سال تو میرے گھر کا اناج کھاتے رہتے ہو۔ اب کے خالہ بطول کو جوش آ گیا تھا۔ چلو جی، اب میں نے نہیں رکنا، اور اگر دوبارہ تم نے مجھے اس گھر میں آنے کو کہا تو میں زہر کھا لوں گی، لیکن اب اس گھر کی روٹی نہیں توڑوں گی۔ چاچی نے چچا کو دھکا دے کر کمرے سے نکالتے ہوئے اعلان کیا، اور اس شام تک خالہ بطول کے گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ سارے مہمان سامان سمیٹ کر جا چکے تھے۔ دادا موت کے فرشتے کی آہٹیں سننے کی بجائے اب تک اولاد کی بڑبڑاہٹیں سن رہے تھے، بے حد اداس تھے۔ اولاد نے میری خواہش کو کچھ سمجھا ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دی میری بات کو۔ کام تو تم لوگوں نے میرا کر دیا ہے، اب یہ شریکوں والے سال 1.5 سال تو ادھر نہیں جھانکیں گے، اپنے بچوں کے بیاہ کے بعد ہی آئیں گے۔ لیکن میرے دل میں ایک کانٹا سا اتر گیا ہے، وہ میرے بچے ایسے ہی نکمے نکاڑا ہیں کہ ان کا نام لیا اور رشتہ دار سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ بطول بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں، آواز بڑھ گئی تھی۔ دل پر مت لیں، ان کی آنکھوں پر چربی چڑھی ہے، ایک روز پچھتائیں گے۔ پتہ نہیں وہ روز کب آئے گا۔ ہائے میری ایسی بھولی لڑکیاں ٹھکرا گئے، اور میرے شکیل، میرا گھنگو، وہ پھیک پھیک کے رونے لگی۔ اچھا خالہ بطول، آپ نے جو مشن سونپا تھا وہ تو ہم نے کامیابی سے مکمل کر لیا، اب اس مسئلے پر بعد میں سوچیں گے۔ دونوں ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور بھائی جوادی اور شبیلی، آپ ادھر تھے؟ گھر چلے، آپ کے نانا ماموں ہیڈ ماسٹر ابا عدالت لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک بچے نے انہیں گلی میں داخل ہوتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ پر کیوں جی، اتنے دن اسکول جو نہیں گئے آپ دونوں؟ بس آج تو خیر نہیں، بچہ کھل یار شبلی، چل پہلے بازار چلتے ہیں، آج چائنا کی چپل خرید ہی لینی چاہیے، زمانہ بڑا خراب ہے اور برا وقت اب بڑا جلدی جلدی آنے لگا ہے۔ چائنا کی چپلیں پہننے میں لاجواب، کھانے میں بے مثال۔